साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN जनसभा नेटवर्क। साथियों, वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा का ये 2 दिवसीय सम्मेलन और इस सम्मेलन में अभी संबोधित कर रहे हैं C2 के प्रदेश महासचिव जय भगवान जी। आप जो बीजेपी जो उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उस समय नरेंद्र मोदी, वादा तो ये करके आए थे हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। आज क्या कह रहे हैं? आज वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनका 15 अगस्त का भाषण सुनो जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया। उन्होंने कहा इस बात को भूल जाओ कि सरकार आपके लिए क्या करेगी, बल्कि आप जनता की जो भूमिका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ आप क्या करोगे। उल्टा हो गया। वो कह रहे हैं देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ जो वो आज हो रहा है, ऐसा बीजेपी दावा करती है, नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दावा करते हैं। यह सही बात है कि देश बदल रहा है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे आजादी का आंदोलन था, आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे देश के लाखों लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। हमारे पूर्वज जो है शहीद हुए किस बात के लिए? अपना देश की आजादी मिलेंगे, अंग्रेज बाहर जाएंगे, लोगों को रोजी रोटी कपड़ा और मकान सम्मान पूर्वक जिंदगी मिलेगी। लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे। हमारा देश आजाद होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रहने के लिए छत मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, सबको पढ़ाई का अधिकार होगा, पढ़ने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाएगी, कोई बीमारी से नहीं मरेगा। और ये जो छुआछूत है, जो ऊंच नीच का जो हमारे समाज के अंदर सदियों से एक वातावरण बनाया गया, हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, एक हिस्सा ऐसा कि जिनको छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसी प्रथा जो है सदियों से चलाई गई, वो छुआछूत खत्म होनी चाहिए, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। इसलिए लोग लड़ रहे थे आजादी के आंदोलन के अंदर। उससे पहले समाज सुधार आंदोलन के अंदर महात्मा कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रविदास, गुरु रविदास, बाद में अंबेडकर जी जो आजादी के आंदोलन में था, और आजादी के परवाने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने कहा यह गैर बराबरी पर आधारित जो समाज है यह नष्ट होना चाहिए, ये जो और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है यह खत्म होना चाहिए, जो जात ऊंच नीच का जो भेदभाव है यह खत्म होना चाहिए, सबको जो है जीवन में विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। इस बात के लिए आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था। आजादी मिली, और आजादी में जब मिली तो उसके बाद कुछ कदम उठाए गए, जिस कुछ राहतें मिली। लेकिन आज जब बीजेपी कह रही है, क्योंकि बीजेपी 70 साल के बाद राज में आई है, वो ये कह रहे हैं कि 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। हां, हो रहा है। वो जो कुछ इस देश ने हासिल किया था, जो कुछ मजदूरों ने, कर्मचारियों ने हासिल किया था अभी तक, उसको मटिया मेट करने का काम किया जा रहा है, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। और एक टाइम था इस देश के पास खेती नहीं थी, बाहर से अनाज मंगाया करते। यहां हमारे देश के जो किसानों ने, खेत मजदूरों ने जमीन के अंदर मेहनत की, खून पसीना बहाया, देश खाद्यान्न के तहत आत्मनिर्भर हुआ। उस देश की सरकार, जब पहली सरकार देश की बनी, सभी लोगों को कहा कि सबको जो है कंट्रोल रेट पर सस्ता राशन मिलेगा, तमाम जरूरत की चीजें मिलेंगी, कोई बीपीएल एपीएल कार्ड नहीं था, गुलाबी पीला कार्ड नहीं था। आज देश आजाद हो गया, 70-75 साल हो गए, 75 साल की हमने सालगिरह मनाई अभी। आज क्या है? आज हमारी माएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, विकलांग लोग इस बात के लिए जो है कचहरियों के, दफ्तरों के धक्के खाते हैं, उनका बीपीएल कार्ड बन जाए, उनकी कटी हुई पेंशन बन जाए। ऐसी हालत है। एक टाइम पर जो ये किया गया सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की व्यवस्था, बीपीएल एपीएल का कोई चक्कर नहीं, सबके लिए राशन। गांव गांव शहर शहर में डिस्पेंसरियां खोली गई,
अस्पताल खोले गए, डॉक्टर आए, दवाइयां आई, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री में हो जाया करता। आज हालत क्या बदल गई, हम सबके सामने है। इलाज की क्या हालत बन गई, हम सबके सामने है। बड़ा सिगुपा छेड़ा जा रहा है आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान कार्ड में सबकी बिला स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, ये आयुष्मान कार्ड का बनना, आप ये मान लीजिए, सरकारी अस्पतालों का खत्म होना है। सरकारी अस्पताल खत्म होंगे, सारे रोजगार जाएंगे, और आयुष्मान कार्ड के अंदर केवल जो है कुछ ऑपरेशंस के लिए उसके अंदर प्रावधान है, सामान्य बीमारियों का प्रावधान नहीं है। तो क्या बनेगा? और इसकी जो बीमा योजना, जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड की योजना लेके आए हैं, आप समझ लीजिए, जब देश में कोरोना आया, दुनिया के अंदर कोरोना आया, सबसे ज्यादा लोग कहां मारे गए? अमेरिका के अंदर। क्यों मारे गए? क्योंकि वहां सरकारी अस्पताल नहीं है, वहां स्वास्थ्य बीमा योजना ही है, वहां भी इसी तरह के कार्ड थे। तो जब अस्पताल नहीं होंगे तो जो गरीब लोग थे उनके पास इलाज की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इसके पास पैसा है, वहां सबसे ज्यादा लोग मारे गए। तो आयुष्मान कार्ड कोई विकल्प नहीं है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं बर्बाद की जा रही हैं, राशन की सुविधा बर्बाद कर दी गई। पढ़ाई की हालत क्या है? पहले क्या था? जो हमारे देश की जो सरकार पहली बनी, उसका लक्ष्य था, अगर देश विकास करेगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इसलिए गांव गांव तक स्कूल खोले गए। हमारे यहां शिक्षा नीतियां बनी। उन शिक्षा नीतियों में यह हुआ कि भाई बच्चे के नजदीक स्कूल बनाओ, ताकि गरीब का बेटा बेटी भी स्कूल के अंदर पढ़ पाए, मजदूर का, किसान का। आज क्या है? एक नई शिक्षा नीति ले आए। वह नई शिक्षा नीति क्या कहती है, यह समझने की जरूरत है हमारे मजदूर परिवारों को। यह जो नई शिक्षा नीति के नाम पे लेके आई है सरकार, सरकारी स्कूलों को ताला लगाने की योजना है, जिसके खिलाफ आज के दिन अध्यापक का आंदोलन और भी जो स्कूली शिक्षकों का, कॉलेज शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। 29 तारीख को रैली भी है। वो नई शिक्षा नीति वो ये कहती है कि भाई बच्चे के नजदीक स्कूल नहीं होगा, बच्चे को स्कूल के पास जाना पड़ेगा। बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे तो जो परिवार अपने बेटा बेटी को नजदीक के स्कूल में भेज देता था, उसके बच्चे के लिए शिक्षा बाहर हो जाएगी। आप समझ लीजिए, हरियाणा की सरकार एक चिराग योजना लेके आई है। वह चिराग योजना क्या है? आप अपने बेटा बेटी को अगर प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो सरकार आपको 1100 रुपए देगी, प्राइवेट में करवाओ। और अगर आप सरकारी स्कूल में करवाते हो, मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से सरकारी स्कूल कन्वर्ट कर रही है सरकार, बदल रही है, उन्हीं के ठप्पा लगा रही है जो पहले से सरकारी स्कूल है। अगर आप अपने बच्चे को उसमें दाखिल करवाते तो वहां 500 रुपए आपको अपनी जेब से फीस देनी पड़ेगी। अर्थ क्या हुआ? सरकारी स्कूल में आपको फीस देनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल के लिए आपको सरकार फीस देगी। और ये कुछ दिन चलेगा। 2-4 साल चलने के बाद जब बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, सरकारी स्कूलों को ताला लग जाएगा, उसके बाद सरकार इस पैसे का वही हाल करेगी जैसा गैस की सब्सिडी के साथ हुआ। आज कोई गैस की सब्सिडी तो नहीं आती। सिलेंडर जो है, जब बीजेपी का राज आया उस समय 350 रुपए का सिलेंडर था। आज सिलेंडर कितने रुपए का होगा गैस का? आज 1100 का हो गया। मोदी जी कहते थे उज्ज्वला योजना के तहत प्लस गैस का सिलेंडर ले लो, फ्री में कहा था, मिला नहीं फ्री में। एक बार भरा गया सिलेंडर, आज उस सिलेंडर का रेट 1100 रुपए है। अगर वो 1100 रुपए एक बड़े परिवार का एक में काम नहीं चलता, 1.5-2 सिलेंडर लग जाता है। अगर 1500 रुपए गैस सिलेंडर पे लगेंगे तो ये जो वन क्रम मजदूर हैं, जिनकी दिहाड़ी, जिनकी तनख्वाह 8-10 हजार मुश्किल से बनती है, वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा? ये हालत है। ये कैसे हो गया, ये समझने की जरूरत है। तो पढ़ाई के मामले में ये हमारी बड़ी पीढ़ी को, हिंदुस्तान की हमारे बच्चों को उससे दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो विचार है
आरएसएस जो बीजेपी की मातृ संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मानना यह है कि सभी को पढ़ाई का अधिकार नहीं होना चाहिए। पढ़ाई तो कुछ लोगों का अधिकार होता है। वो उस बात में विश्वास रखते हैं कि भाई अगर अश्वत्थामा अगर जो है आपका वो पढ़ाई कर लेता है तो उसको अधिकार नहीं है। ये ऐसी सरकार है गरीब तबके को, जो आज तक कभी हाशिए पर जो रहे हमेशा के लिए, दलित हैं, पिछड़े हैं, जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोग हैं जो स्कूल के अंदर अपनी फीस देने की स्थिति में नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उनके बच्चे वही काम करें जो वन मजदूर जो है, जो पेड़ लगाता है, धरती खोदता है, उसका बेटा भी यही काम करे, वो पढ़े ना, क्योंकि पढ़ेगा तो बड़ी नौकरी मांगेगा, वो सोचेगा, सरकार के लिए सिरदर्द करेगा। इसलिए जो है पढ़ाई को बेदखल किया जा रहा है। आप इस बात को समझो। महंगाई इतने बड़े पैमाने पर है, रोजगार कहीं है नहीं, बेरोजगार इतने बड़े चरम पर है, आप समझ सकते हैं। हरियाणा में 100 में से 35 लोग जो है वो बेरोजगार हैं, नौजवान हरियाणा के अंदर। ये हालात है, आप देख सकते हैं। और खट्टर सरकार कहती है कि हमने बड़े विकास कर दिए, हमने बहुत रोजगार दिलवा दिए। रोजगार के नाम पर जो है अब स्थायी रोजगार की बजाय अस्थायी कच्चा रोजगार की हालत पर हमारे साथी रखेंगे आपके बीच में बातचीत। लेकिन सरकार एक तरफ जो है लोगों को जो आज तक सुविधाएं मिल रही थी उनको खत्म कर रही है, दूसरी तरफ क्या है, लोगों में गुस्सा है, भारी गुस्सा है, क्योंकि संकट बहुत है। कोरोना के बाद संकट और बढ़ गया, काम धंधे मिल नहीं रहे, रोजगार मिल नहीं रहा, ऊपर से जो सब्सिडी मिला करती, चाहे राशन की, चाहे गैस की, चाहे जो पेंशन कटौती हो रही है, अभी बड़े पैमाने पर आप देखेंगे, भला PPP, PPP करवाओ, परिवार पहचान पत्र करवाओ, सर्वे होते हैं, बड़े पैमाने पर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उनको मिलने वाले लाभ काटे जा रहे हैं, BPL के कार्ड काटे जा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत सुविधा थी उनको खत्म किया जा रहा है। जो विकलांग जो लोग हैं वो धरने प्रदर्शन, यहां करनाल के अंदर महीनों तक प्रदर्शन चला, उनकी पेंशन जो है वो बढ़नी चाहिए। यह है सरकार का रुख। और जब इस रुख के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है उन आंदोलनों का दमन करने पर उतारू है। सब कुछ जो है, जो भी आज तक देश ने कमाया, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उसको पूंजीपतियों के हवाले करो, कारपोरेट के हवाले करो, और ऐसे कानून बनाओ। यह कृषि कानून जो आया हिंदुस्तान की खेती को बर्बाद करने का और बड़े बड़े कारपोरेट के हवाले करने का, जिसके खिलाफ किसान लड़े, 1 साल से लड़े, 1 साल तक, उसके बाद उन कानूनों को वापस करवाया। मजदूर कानूनों के अंदर बदलाव कर दिए गए। बीजेपी के सरकार में 4 लेबर कोड सरकार ने पारित किए मजदूरों के लिए। उसमें क्या है, आपका बेटा बेटी आप काम जाएंगे फैक्ट्री के अंदर या किसी सरकार के यहां, काम के घंटे जो है वो मालिक तय करेंगे, 8 घंटे नहीं, अब 12 घंटे के अलावा भी अगर ज्यादा भी काम करवाना पड़े तो मालिक और मजदूर सरकार करके तय कर सकते हैं। कोई न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं, फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट होगा, यूनियन बढ़ाने तक की गारंटी नहीं। जो लेबर कोर्ट होती थी, ये मन मजदूर साथियों को ज्यादा पता है, अगर कोई हमारे साथ ज्यादती होती है, एक अकेला मजदूर भी जाकर लेबर कोर्ट में जाके अपना जो है दावा डाल सकता था। अभी नए जो कानून बनाए हैं बीजेपी की सरकार ने, लेबर कोर्ट खत्म कर दी है। और जो है आप सिविल कोर्ट के अंदर भी अगर आपको जाना है, जब तक सरकार आपको परमिट नहीं करेगी, तब तक जो है लेबर कमिश्नर आपको अनुमति नहीं देगा, तब तक आप सिविल कोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकते। तो कानूनी रूप से भी खत्म किया जा रहा है कानूनों को। कोर्ट के अंदर जाके अपनी सुनवाई करवा लेते थे, ये अधिकार भी खत्म किया जा रहा है। तो लेबर कानून बदल दिए गए, और लोग जब सड़कों पर है, जब आंदोलन करते हैं, तो आप दमन करोगे। किसान आंदोलन के साथ क्या हुआ, देखा आप लोगों ने, सबने। मजदूर आंदोलन के साथ क्या हो रहा है आपको पता है, आपके साथ क्या हुआ, मैंने शुरू में जिक्र किया। आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर लड़ी, 4 महीने हड़ताल की हरियाणा के अंदर। CITU की यूनियन, हजारों महिलाएं 4 महीने गर्मी सर्दी बरसात क्या मांग कर रही थी? जो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की उसी को लागू कर दो, ये मांग थी बस।
मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी विधानसभा के अंदर, उसको लागू कर दो, सिर्फ यही बात मांग थी। लेकिन मांग मांगी नहीं, मानी नहीं, और 975 वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया गया। यह छोड़िए, विधानसभा का प्रदर्शन करने गई थी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जाने नहीं दिया, उनके घरों में पुलिस को बिठा दिया, रास्ते में गिरफ्तार कर लिया, गाड़ियों को जो पाउंड कर लिया। आप बोलने का अधिकार नहीं दोगे, लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया। हमारी वन मजदूर महिलाओं पर गुड़गांव में केस बने, अभी भी वो केस चल कोर्ट के अंदर है। ये हो रहा है तो दमन का रास्ता अपनाया जा रहा है, तो इस दमन के खिलाफ। लेकिन यह भी बात सही है, जितना ज्यादा दमन होता है, जितना ज्यादा संकट बढ़ता है, उतना ही लोग ज्यादा लामबंद होते, लड़ाइयों को आगे बढ़ाते हैं। और हमें फख्र है कि हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, पूरे देश का कर्मचारियों का संगठन है, वो मिलके हिंदुस्तान के मजदूर और कर्मचारियों के आंदोलन का आज के दिन नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम ट्रेड यूनियनों की एकता बनी हुई है, वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और हरियाणा के अंदर खासकर अगर हम देखेंगे, पिछले 5-7 साल के अंदर कोई दिन नहीं जाता जब मजदूरों के हितों के लिए, उनके लिए कर्मचारी SKS और CITU सड़कों पर ना हो, लाल झंडा सड़कों पर ना हो, किसी न किसी मजदूरों के हिस्सों के लिए। और आज कोई शहर के अंदर किसी मजदूर के साथ ज्यादती होती है, वो अगर कहीं दरखास्त लेके जाता है, थाने में चला जाए चाहे प्रशासन के यहां, अगर उसको कोई राह नहीं मिलता, तो वहां के अधिकारी क्या बोलते हैं, कोई कर्मचारी उनको क्या बोलता है कि जाओ सिट्टू वालों के पास जाओ, वो तुम्हारा हल निकाल लेंगे। तो ये हमने अर्जित किया है, और इसीलिए बीजेपी की सरकार डरी हुई है। मनोहर लाल खट्टर जो है वो बार बार लाल झंडे की बात करते हैं। हम ये कहते हैं, ये लाल झंडा जो है, ये मजदूरों की, उनके हकों के लिए जो संघर्ष हुए हैं, ये सफेद झंडा मजदूरों के खून से, के संघर्ष से ये लाल हुआ है, उनके लिए लड़ते हुए लाल हुआ है। और हमें फख्र है इस बात पर कि देश में, हरियाणा में मजदूरों के, मेहनत करने वाले लोगों के तबकों पर कोई हमला होगा, उनके खिलाफ जो भी जुल्म ज्यादती होगी, ये लाल झंडा हमेशा जो है आगे मिलेगा, वो कोई भी जगह हो। इसलिए खट्टर हमारे से डरते हैं, इसलिए बार बार जो है वो लाल झंडे से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि बाकी जो राजनीति है, चाहे वो लाल पीले की जो बाकी जो राजनीति आपको नजर आएगी, वो सारी की सारी देश के जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनके पक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन ये लाल झंडा है जो असल में मजदूरों की, किसानों की, मेहनत कशों की हितों की राजनीति करता है, उनके मुद्दों, उनके मांगों को लेकर आगे बढ़ता है। कोई झुकता नहीं है, बिकता नहीं है, डरता नहीं है। इसलिए यह बीजेपी की खट्टर सरकार को पता है कि अगर नीतियों का विकल्प, अगर जनता के अंदर लामबंद करने की अक्षमता है, इसी लाल झंडे के अंदर है। इसलिए वो हमारे ऊपर हमलावर है, वो है, बार बार जिक्र करते हैं। तो ये हम ये कहते हैं कि भाई, कोई भी नीतियां जो भी लागू की जा रही हैं, उसके खिलाफ ये साझा संघर्ष जो विकसित हुआ है, हमारे और वक्ता भी आपके बीच में आज दिन भर में बातचीत रखेंगे। तो हम आने वाले दिनों में ये जो संकट है, रोजगार का, महंगाई का, हमारे वेतन बढ़ोतरी का जो मामला है, ये पर्यावरण का जो संकट पड़ रहा है, जिसमें वन विभाग को और ज्यादा विस्तारित करने की जरूरत है, ज्यादा जो है पेड़ लगाने की जरूरत है, ज्यादा भर्तियों की जरूरत है, जो लोग भर्ती है उनको पक्का करने की जरूरत है। इन तमाम मसलों को लेके ना केवल वन विभाग के मजदूर कर्मचारी, बल्कि पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी, तमाम किसान, उनके बीच में एक व्यापक एकता बनने की दिशा बनी है। निश्चित तौर पर हम जो है लामबंद होंगे और जो सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को पलटवाएंगे और अपने हक हासिल करेंगे। अभी तक का हमारा अनुभव ऐसा है, आने वाले दिनों में भी हम इस दिशा में बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी आपने सुना C2 प्रदेश महासचिव जय भगवान जी को। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।